एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 29 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो पैदल सेना दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब क्यों? तो दरअसल साल 1947 में पाकिस्तान के द्वारा अवैध घुसपैठ की गई थी कश्मीर में। इसके बाद 27 अक्टूबर साल 1947 को भारतीय पैदल सेना द्वारा पहली बार कार्रवाई की गई और इसमें पाकिस्तान के अवैध घुसपैठ से कश्मीर को बचाया था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय पैदल सेना के जवानों के साहस और साथ ही बलिदान को सम्मानित करना, साथ ही पैदल सेना की क्षमताओं, हथियारों और तकनीक को प्रदर्शित करना। इसके अलावा सैनिकों और साथ ही आम जनता के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 अक्टूबर। अगला सवाल है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दरअसल भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार यह होता क्या है, इसके अलावा आरबीआई क्या है, इन दोनों को हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं हाल ही में जारी आंकड़े को आरबीआई द्वारा। तो दरअसल भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 4.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि देखी गई है। और लगभग यानी कि कुल कितने हैं विदेशी मुद्रा भंडार भारत की? तो 702.3 बिलियन डॉलर, जिसमें कि सबसे ज्यादा योगदान है स्वर्ण भंडार का। विदेशी मुद्रा भंडार यह है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल किसी भी देश के पास विदेशी मुद्राओं में रखी गई कुल संपत्ति होती है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जाता है। और यह 4 अलग अलग श्रेणियों से मिलकर बनता है। अब ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी कि FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो दरअसल इसमें अन्य देशों की मुद्राओं में अपने पास रखे गए भंडार होते हैं, जैसे कि डॉलर, यूरो, येन इत्यादि इनमें शामिल होते हैं। दूसरा है सोना। तो दरअसल केंद्रीय बैंक यानी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास भौतिक सोने और साथ विदेशों में रखे गए सोने के रूप में यह भंडार होता है। और तीसरा है SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। तो दरअसल यह IMF की मुद्रा है और IMF द्वारा ही बनाई गई एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट होती है यह, जिसे कि देशों के बीच विनिमय किया जाता है। और चौथा है IMF में आरक्षित स्थिति। अब इसका मतलब क्या? तो दरअसल यह एक ऐसी राशि होती है जो कि कोई भी देश IMF में जमा करके रखता है और साथ ही जरूरत पड़ने पे इसे निकाल भी सकता है। अब थोड़े शब्दों में आरबीआई को जानेंगे। तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल साल 1935 को, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान गवर्नर है और 26वें गवर्नर है यानी कि संजय मल्होत्रा, 25वें थे शक्तिकांत दास और 24वें थे उर्जित आर पटेल। जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओ जॉन स्मिथ और जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अगला सवाल है, कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो कैथरीन कोनोली हाल ही में आयरलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, जो कि देश की 10वीं राष्ट्रपति होंगी। इसके अलावा तीसरी महिला राष्ट्रपति भी होंगी और अभी वर्तमान में इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। 11 नवंबर साल 2025 से अपना पद ग्रहण करेंगी। और दरअसल आयरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 7 वर्षों के लिए। तो कैथरीन कोनोली का भी कार्यकाल रहेगा 7 वर्ष के लिए। अब आयरलैंड, तो आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है डबलिन। यहाँ की मुद्रा है यूरो और वर्तमान प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में PM श्री योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार और साथ ही किस राज्य सरकार के बीच साझेदारी की गई है? तो
तो दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार और साथ ही केरल राज्य सरकार के बीच एक समझौता हुआ है जो कि पीएम श्री योजना में शामिल होने के लिए है केरल सरकार का। तो अब पीएम श्री योजना है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। पहले देखते हैं अब इस समझौते के तहत केरल को क्या फायदे मिलेंगे। तो दरअसल इस समझौते के तहत अब केरल के प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और साथ ही इस योजना के तहत केंद्र से प्रति स्कूल 1 करोड़ की वार्षिक सहायता भी प्राप्त होगी। और दरअसल इस योजना की अवधि 2027 तक के लिए है। तो केरल सरकार के पास भी इसे लागू करने के लिए सिर्फ 2 वर्ष रहेंगे, यानी कि अगले 2 वर्षों तक इसे राज्य में लागू किया जा सकता है। तो पीएम श्री योजना यह है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और इसकी शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2022 को, जबकि इसे मंजूरी मिली थी 2022-23 के केंद्रीय बजट में। अब यह योजना है क्या, इसे हम आसान भाषा में समझें तो दरअसल इस योजना के तहत कुछ स्कूलों का चयन किया जाता है जो कि सरकारी स्कूल होते हैं और साथ ही इन्हें पीएम श्री स्कूल का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब क्या, तो दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से चयनित किए गए इन सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे, साथ ही शिक्षण पद्धतियों और शैक्षिक संस्थानों में सुधार किया जाता है और साथ ही इन्हें उत्कृष्ट बनाया जाता है। और स्कूलों को विशेष वित्तीय सहायता के तौर पे 1 करोड़ की राशि दी जाती है जो कि वार्षिक तौर पे होती है। और इसकी अवधि कब तक के लिए है, तो 2022 में शुरू की गई थी और 2027 तक इसकी अवधि चलेगी। और कितने रुपए का प्रावधान किया गया था, तो बजट में 2022-23 के बजट में इस पूरे योजना के लिए 27,360 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। और इसका लक्ष्य है 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पे विकसित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला सवाल है, हाल ही में जारी IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के प्राकृतिक धरोहर स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बना हुआ है। तो IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट तो दरअसल हाल ही में जारी की गई है। अब इसका मतलब क्या, तो दरअसल यह रिपोर्ट विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थलों की स्थिति का मूल्यांकन करता है और साल 2025 में यह इसका 4था संस्करण है। इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में और हर 4 से 5 वर्षों में यह जारी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किए गए धरोहरों की स्थिति का मूल्यांकन करना। अब आंकड़ों की बात करें तो दरअसल 43% प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वर्तमान में उच्च या फिर बहुत उच्च खतरे की श्रेणी में है। 2020 में यह आंकड़ा था 33%। तो दरअसल इसके मुख्य वजह माना गया है जलवायु परिवर्तन को। तो अब जलवायु परिवर्तन है क्या, तो दरअसल पृथ्वी की सामान्य जलवायु का दीर्घकालिक तौर पे बदलना, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, वर्षा या फिर हवा की दिशा, साथ ही समुद्र के स्तर आदि में बदलाव। और ये परिवर्तन मानवीय गतिविधियों या फिर प्राकृतिक कारणों की वजह से हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल है, हाल ही में नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा किस देश द्वारा की गई है। तो दरअसल हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार के शुरुआत करने की घोषणा की गई है, जो कि बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाएगा और 8 से 12 वर्ष के बच्चों को इनके कथा साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके लिए कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं, यानी कि इनके ये साहित्य अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए या फिर अनुवादित किए गए होने चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में प्रकाशित भी होना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की गई है। तो दरअसल हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज की गई है। इसे नाम दिया गया है 2025 PN7, जिसे कि मिनी मून भी कहा जा रहा है। दरअसल यह एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जिसका की व्यास है 19 मीटर। इसके अलावा संभावना है इसके साल 2083 तक पृथ्वी के आसपास रहने की। इसके बाद यह अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाएगा। तो अब नासा, तो दरअसल यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर साल 1958 को। इसका मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। DC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा।
इसके अलावा ऑप्शन में मौजूद इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसके अलावा जाक्सा है, जापान का अंतरिक्ष एजेंसी। इसके अलावा रोसकॉस्मोस है, रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी। अगला सवाल है, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। दरअसल साल 2025 में यह इसका 47वां संस्करण था और यह 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, और इसका विषय था समावेशिता और स्थिरता। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री वर्चुअली तरीके से सम्मिलित हुए थे और इस दौरान इसका 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ट। अब आसियान है क्या, इसे आगे समझते हैं। तो अब आसियान है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त साल 1967 को। इसका मुख्य उद्देश्य है संबंधित देशों के बीच आर्थिक साथ ही राजनीतिक, इसके अलावा सुरक्षा, साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना। और इसके सदस्य देश है, साल 2025 में आयोजित सम्मेलन से पहले थे 10, अब हो चुके हैं 11। तो अब ये 11 सदस्य देश कौन से हैं? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ट। अगला सवाल है, हाल ही में अंकटाड के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंकटाड सम्मेलन 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 16वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था 2020 से 2023 में। अब अंकटाड है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को पिछले हफ्ते में पढ़ लेना चाहिए था, बट नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में किया गया था। इसका विषय था भविष्य का निर्माण, साथ ही समान, समावेशी और साथ ही सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक व्यापार, साथ ही निवेश, विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विकसित एवं साथ ही विकासशील देशों के बीच संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाना। तो अब अंकटाड, तो इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी संस्था है जो कि वैश्विक व्यापार, साथ ही निवेश, वित्त और इसके अलावा विकास से जुड़े मुद्दों के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना की गई थी साल 1964 में। इसका मुख्य उद्देश्य है विकसित और साथ ही विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा देना। और इसके वर्तमान महासचिव है रेबेका ग्रिन्सपैन, जो कि कोस्टारिका, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है, इसकी अर्थशास्त्री हैं, यानी कि कोस्टारिका के अर्थशास्त्री हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दरअसल हाल ही में मोदीज मिशन नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जो कि वर्जिस देसाई द्वारा लिखी गई है। वर्जिस देसाई लेखक और वकील हैं पेशे से और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। और इसे हाल ही में लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्जिस देसाई। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हम 27 अक्टूबर को पढ़ेंगे, यानी कि सोमवार को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सोमवार का पहला सवाल था, यानी कि 27 अक्टूबर का पहला सवाल था, निरस्त्रीकरण सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 24 से 30 अक्टूबर। अगला सवाल था, हाल ही में किस शहर में रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एवं स्पेशल निर्णय समर्थन प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला सवाल था, केरल में बनाया जाने वाला प्रथम समुद्र तल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वाइपिन और साथ ही फोर्ट कोच्चि। अगला सवाल है, एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बहरीन।
अगला सवाल था हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 64वां। अगला सवाल था 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी समावेशिता और स्थिरता। अगला सवाल था नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी भाला फेंक। अगला सवाल था खबरों में रहे पीयूष पांडे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 2016। और मंडे का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में लॉन्च किए गए सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी राज शुक्ला।